गुड इवनिंग बच्चों। पिछले दिन हमने वियतनाम के बारे में बहुत सारी बातें कहा था। वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, और वियतनाम ही नहीं, यहाँ हिंद चीन की बात हो रही है। हिंद चीन का मतलब हमने पहले कह दिया था। भारत के दक्षिण और पूरब में, या एशिया के दक्षिण और पूरब में जो 3 देश है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, हिंद चीन जिसे कहते हैं, यहाँ जो आंदोलन फैला, यहाँ जो क्रांति हुई, यहाँ जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसी की चर्चा कुछ और करना है आज हमें। ये तो जानकारी हो चुकी है कि भारत से जो पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, इंग्लैंड के लोग आए थे, वापस लौट गए। फ्रांसीसी यहाँ टिक गया था, लेकिन फ्रांसीसी जो है इस क्षेत्र में कुछ अच्छे काम किए तो कुछ गलत काम भी किए। इस क्षेत्र का विकास भी किया तो इस क्षेत्र का विनाश भी किया। विनाश के मामले में हमने कहा था कि इस क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षण संस्थाओं को समाप्त करवा दिया। फ्रांसीसी भाषा जबरदस्ती इन लोगों पर लादा गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो मूल निवासी, जो मूल बच्चे थे, जो पढ़ने में तेज होते थे, जानबूझकर परीक्षाओं में उसे फेल किया जाता था। तो शिक्षा व्यवस्था को तो समाप्त कर दिया। दूसरा जो हानिकारक प्रभाव पड़ा था, यहाँ जो खनिज संपदाएं भरी हुई थी, इन खनिज संपदाओं को लूट खसोट के अपना देश ले जा रहे थे और वहां अपने फैक्ट्रियों का विस्तार किया था, उद्योगों का विस्तार किया था। तो खनिज संपदाएं यहाँ से चली गई तो इसके लिए नुकसानदायक माना जाता है। तो चलिए, ये तो हमने नुकसान की बात किया, लेकिन भलाई भी किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस वाले वहां के विकास के लिए क्या किया था। विनाश तो किया लेकिन विकास भी किया, ये दोनों कार्य किए थे। तो विकास कैसे किया सो हमें आज जानना है। विकास के मामले में हमने कहा था, ये देखिए मेकांग नदी अभी भी दिखाई पड़ रहा है। मेकांग नदी के किनारे बहुत सारे नहरों का निर्माण किया, यहाँ और नदियां, वहां से नहर निकाला और नहर के चलते सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कर दिया, जिसके कारण हमने कहा था कृषि का बहुत तेजी से विकास हुआ था। याद होगा हमने कहा था कि 1931 ईस्वी को धान के उत्पादन में यह विश्व का तीसरा क्षेत्र हो गया था। धान का निर्यातक या चावल का निर्यातक आप कह सकते हैं। 1931 डेट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 1931 ईस्वी को पूरे विश्व में चावल के निर्यातक देशों में तीसरा स्थान हो गया था। किसका? हिंद चीन क्षेत्र का। तो ये अच्छी बात हुई, तो विकास वाला काम हुआ। और एक अच्छा काम किया फ्रांसीसियों ने। दूसरा जो अच्छा काम किया, जैसा जान जाइए, बहुत थोड़ी सी हट करके कुछ बात हमने कहा, लेसन से हट करके बहुत सारी औटी बातें भी हम बताया करते हैं, जो आने वाले समय आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब आप कंपटीशन देने के लिए तैयार होइएगा, उस समय हमारी बातें आपको याद आएगी। बहुत सारी औटी बातें हम बताया करते हैं। तो यहां पर हम बता रहे, एक बीमारी फैली थी जिसे कहते हैं प्लेग। एक बीमारी फैल गई थी हिंद चीन क्षेत्र में, नाम है उसका प्लेग। अब प्लेग जो होता है चूहा से फैलता है। इस रोग का मुख्य कारक जो है चूहा है। चूहे के शरीर पर एक कीटाणु पलता है जिसका नाम है पिस्सू। चूहे के शरीर पर होता है। समझ सकते हैं आप, ये देख रहे हैं, ये जैसा एक मैप थोड़ा सा हम बता दें। ये देखिए, ये देखिए, तो समझ में आ रहा होगा। समझदार विद्यार्थी समझ गए होंगे ये कौन सा जीव है। चलिए, चूहा के बारे में हमने कह दिया। इसी चूहे के शरीर पर पिस्सू पलता है, कीटाणु, नाम हमने कहा पिस्सू। ऐसा ध्यान से सुनिएगा।
पिस्सू एक कीटाणु है और चूहे के शरीर पर ही पलता है। चूहा को काटता है, चूहा को ये बीमारी हो जाएगी, चूहा मरेगा। लेकिन पिस्सू के कारण यदि वह मरता है तो घूम घूम करके मरता है। जैसे घूमता हुआ दिखाई पड़े समझिए उसको बीमारी हो चुकी है। ऐसे वैसे मरने वाले चूहे को छूना नहीं चाहिए। चिमटे से पकड़ के, लकड़ी से पकड़ के गड्ढों में ढक देना चाहिए, मिट्टी से कर देना चाहिए, बीमारी नहीं फैलेगी। लेकिन कहीं खुले स्थान पर जहां तहां मर गया तो इसके कीटाणु इसके शरीर को छोड़ करके उड़ेगा, क्योंकि जब तक चूहा जीवित है उसके ब्लड को वह चूसता है, और चूहा मर गया तो इसका ब्लड जम जाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो यह कीटाणु इसके शरीर को छोड़ करके उड़ता है और उड़ के मानव के शरीर पर आ गया। और यदि मानव को वह कीटाणु काट लिया तो मानव को बीमारी हो जाएगी। यही है प्लेग। और प्लेग में बहुत हाई फीवर आता है, शरीर का रंग काला पड़ जाता है, हड्डियां जकड़ जाती है, 1 सप्ताह के अंदर लोगों की मौत हो जाती है। यही बीमारी वहां फैल गई थी। फ्रांसीसी यहां शासन कर रहे थे तो फ्रांसीसियों से कहा गया यहाँ के लोगों द्वारा कि आप इसका कोई उपाय बताइए, कौन सी बीमारी फैल गई। क्योंकि यहाँ के लोगों को नहीं पता था कि बीमारी है क्या, प्लेग किसे कहते नहीं पता है। फ्रांसीसी तेज दिमाग वाले, उनको पता था। तो उन लोगों ने सबसे पहले सलाह दिया कि चूहे को मारिए, लेकिन लोग चूहा मारने के लिए तैयार नहीं थे। फ्रांसीसियों ने लोभ दिया कि चूहा मार के लाइएगा तो हम उसके बदले में कुछ रुपया देंगे। लोग चूहे को मारने में लगे, चूहे की संख्या धीरे धीरे घट गई। लेकिन जब बहुत ज्यादा समस्या आ गई तो लोगों ने कहा कि भाई चूहा मारने के लाने की जरूरत नहीं, उसकी पूंछ काट करके हमको गिनती करा दीजिए, चलिए काम हो जाएगी। तो लोग इसकी पूंछ को काट करके लाते थे, गिनती करते कितनी पूंछ है, अब पूंछ के आधार पर उसको पैसे मिलते थे। धीरे धीरे चूहों की संख्या खत्म हो गई और ये बीमारी धीरे धीरे मिटने लग गई। लेकिन बस केवल चूहा को मारने से कुछ थोड़े हो जाएगा, दवाइयां चाहिए। तो इस प्लेग को रोकने के लिए जो दवा बनती है वो बहुत महंगी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दवा 6 महीने में एक्सपायर कर जाती है। तो इसीलिए कंपनी वाले इसको बनाते नहीं हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगी, सारा पैसा बेकार हो जाएगा, दवाइयां बर्बाद हो जाएगी। और ये प्लेग नामक बीमारी कभी कभी फैलती है दुनिया में। तो इसलिए बीमारी के फैलने के बाद सरकार जब आदेश देती है कंपनियों को, तब कंपनियां दवाइयां बनाती है। और जब तक दवा बन करके बाजार में आएगी तब तक बहुतों की मौत हो जाती है। यही बीमारी फैल गई थी वियतनाम में, याद होना चाहिए। भारत में 1917 को प्लेग फैला था। हम भारत के राष्ट्रवाद जो है उदय, तीसरा लेसन के बाद चौथा लेसन जब पढ़ाएंगे भारत में राष्ट्रवाद, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़ाएंगे तब उसमें चर्चा फिर से करेंगे। 1917 को प्लेग फैला था गुजरात में, याद रखिएगा। और उसके बाद दोबारा जो प्लेग फैला भारत में वो 1991 में, 1991 में, वो भी फिर गुजरात में ही फैला था। 1991 के बाद अभी तक फिर प्लेग नहीं फैला है। तो चलिए भारत की चर्चा कर दिए। तो यहां पर प्लेग की दवाइयां फ्रांसीसियों ने बनाया, तो इससे ये रोग कंट्रोल में आ गया। तो यहाँ के लोग खुश हो गए कि चलिए फ्रांसीसी तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो क्रांति धीरे धीरे रुकने लग गई, लेकिन क्रांति रुकना नहीं था, बढ़ना था। अब बताना कि क्रांति हुई कैसे, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, सो हमें जानना है। इसके लिए पहले हम उसकी चर्चा कर दे। राष्ट्रवाद के उदय के लिए हमने कहा था कुछ अच्छे नेताओं का जन्म होना बहुत आवश्यक है। पिछले दिन हमने कहा था वहां फान बोई चाऊ नामक व्यक्ति जन्म लिया, जो दुई तान होई नामक संगठन बनाया 1903 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, 1903 को यह संगठन बनाया गया। और हमने कहा था फान बोई चाऊ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक किताब प्रकाशित की गई थी।
जो लोग पढ़े आंदोलन के लिए तैयार हो गए और यह क्रांति की शुरुआत थी 1903 ईस्वी को। उसके बाद 2 ही साल के बाद घटना घट गई। 1905 ईस्वी को यह जापान रूस जैसे विशाल देश को हरा दिया था। हालांकि इससे पहले भी बात हुई थी, ये छोटा सा टापू जैसा देश है जापान, लेकिन संगठित होकर लड़ता है। 1895-96 में यह आक्रमण किया था चीन पर। चीन समझ रहे हैं, जिनपिंग छोटी आंखों वाले व्यक्ति, इस देश पर आक्रमण करके इसको भी हरा दिया था जापान 1895 में। और उसके 10 साल के बाद 1905 ईस्वी को यही जापान रूस पर आक्रमण करके रूस को भी हरा दिया। 2 विशाल देशों को छोटा सा देश हरा दिया। तो वियतनाम के लोगों को पता चल गया, ये छोटा सा देश विशाल देश को हरा सकता है, तो हम लोग संगठित होकर के फ्रांसीसियों को क्यों नहीं भगा सकते हैं। तो ये प्रेरणा का स्रोत बन गया जापान। यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन बस यही बात नहीं रुकी। 1917 ईस्वी को इसी वियतनाम में हो ची मिन नामक व्यक्ति उदित हुआ था। जन्म और पहले हुआ है। 1917 ईस्वी को हो ची मिन, नाम याद रखिएगा, हो ची मिन, जिसका वास्तविक नाम है न्यूगन आई कोक। हो ची मिन का वास्तविक नाम न्यूगन आई कोक। तो न्यूगन आई कोक नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछ देता हो ची मिन का वास्तविक नाम क्या था, न्यूगन आई कोक, याद रखिएगा। तो हो ची मिन 1917 ईस्वी को पढ़ने के लिए चला गया फ्रांस की राजधानी पेरिस, याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस दुनिया का सबसे सुंदर शहर, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ये देखिए हमने मैप में कहा था, ये फ्रांस है, यहीं पर पेरिस है। इसी पेरिस में पढ़ने के लिए गया था हो ची मिन। वहां जाकर के समाजवाद का अध्ययन किया। दूसरे लेसन में हमने कहा था, हिस्ट्री का दूसरा लेसन याद कीजिए, पिछला सेशन, उसमें हमने पूंजीवाद और समाजवाद कहा था। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की जब चर्चा कर रहे थे तो पूंजीवाद और समाजवाद हमने कहा था। पूंजीवाद एक ऐसा व्यवस्था है जहां निजी चीजें होती है, प्राइवेट, और समाज में सारी चीजें सरकारी होती है। तो हो ची मिन को यह अच्छा लगा सिद्धांत, समाजवाद का सिद्धांत अच्छा लगा। समाजवाद में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा, ना कोई धनी ना कोई गरीब। इस सिद्धांत उसे अच्छा लगा। तो पेरिस से समाजवाद का सिद्धांत पढ़ने के बाद वापस लौट के आया और उसके बाद चला गया रूस। रूस का जो नेता था लेनिन, पिछले लेसन में हमने कहा था लेनिन 1924 को बेचारे की मौत हो गई। उससे पहले, उसके मरने से पहले ये हो ची मिन जाके मिला लेनिन से, और लेनिन से विचार विमर्श करने के बाद अपने देश में क्रांति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इसका कारण जैसा जान जाइए। इस पर अधिकार जो किया था वो फ्रांस। अब फ्रांस है पूंजीवादी देश और रूस है समाजवादी देश। समाजवादी देखिए सेम चलता है, रूस, चीन, ताइवान, जापान, इन सारे देशों में समाजवादी व्यवस्था चलती है। और यूरोप के जो भी देश हैं, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, पोलैंड है, हॉलैंड है, इंग्लैंड है, थाई, और ये देख रहे हैं ऑकलैंड है, ये सारे देश जो है पूंजीवादी देश है। अमेरिका में भी पूंजीवादी है। तो इसीलिए समाजवादी देश पूंजीवादी को देखना नहीं चाह रहा था, और ये रूस चाह रहा था कि समाजवादी देशों के संगठन में ये भी शामिल हो जाए, हमारी शक्ति कुछ और बढ़ जाए। तो इसलिए रूस चाह रहा था कि यहां से फ्रांसीसियों को भगा दिया जाए। इसीलिए हेल्प करना शुरू कर दिया, किसका? हो ची मिन का। अब देखिए बात क्या हो गई, हो ची मिन तो हमने कहा, उसके बाद कुछ और लोग वहां पर जन्म लिए थे। अब देखिए उन लोगों का नाम बता रहे हैं हमें।
हो ची मिन्ह के बाद वहां पर अनामी दल का संगठन स्थापित किया गया था। अनामी दल एक संगठन का नाम है, उसकी स्थापना हुई। जॉन गुएन आई व्यक्ति का नाम है। जॉन गुएन आई नामक व्यक्ति अनामी दल का गठन किया। हमने पहले भी कहा था कि ये वियतनाम की बात है, नाम कुछ उल्टे पुल्टे आ जाएंगे। जॉन गुएन आई अनामी दल का गठन किया, याद रखिएगा, अनामी दल जॉन गुएन आई के द्वारा। और ये जो बता रहे थे हो ची मिन्ह जब रूस का साथ मिला तो 1925 ईस्वी को हो ची मिन्ह के द्वारा वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। वियतनामी क्रांतिकारी दल 1925 को किसने बनाया? हो ची मिन्ह ने। फिर हम डाटा बताएंगे, सारे डेट हम लिख देंगे बोर्ड पर, इसको हटा के फिर से हम बताएंगे, सारा डाटा उसमें रहेगा। हो ची मिन्ह 1925 को वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया और यहां के नौजवानों को शामिल किया। क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और इस बीच में घटनाएं तो कुछ और घट गई। 1929 ईस्वी को याद है पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आया था, अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई थी, इसका प्रभाव सब पर पड़ा था और इसके विकास के लिए फ्रांस कुछ नहीं कर रहा था। ऐसे यहां आंदोलन शुरू हो गया, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। 1939 ईस्वी को हिंद चीन क्षेत्र में एक आंदोलन चला जिसका नाम है होवा होवा आंदोलन। होवा होवा ये आंदोलन का नाम है। 1939 में चला था। अब क्यों चला, ये क्या है सो बता दे। फ्रांस वाले जब यहां आए थे तो ये जानना है, फ्रांस के लोग जो हैं ये ईसाई धर्म को मानते हैं और यहां के लोग क्या थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले। क्योंकि याद होगा, देखिए भारत में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, महात्मा बुद्ध का सिद्धांत है ये, और यहां से हालांकि भारत में इसकी उत्पत्ति हुई लेकिन विकास हुआ कहां जाके? चीन में, ताइवान में, जापान में, इन देशों में बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। और ये देखिए इसके भारत के बगल में ये म्यांमार लिखा हुआ, वहां भी बौद्धिस्ट है, यहां भी बौद्ध धर्म के लोग हैं। इधर और नीचे मैप नहीं बना हुआ, बता देते हैं। इस क्षेत्र में कुछ और देश है, जावा है, सुमात्रा है, दीव है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ये सारे देश यहां पर है। इन सारे देशों में बौद्ध धर्मावलंबी हैं, बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहां पर भी थे, लेकिन फ्रांस वाले अपना धर्म बढ़ाना चाह रहे थे, यहां के लोगों को ईसाई बनाना चाह रहे थे। तो इसके धर्म पर एक प्रकार से प्रहार हो रहा था। इससे यहां के लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए 1939 में एक आंदोलन चलाया, होवा होवा। और ये क्या है? धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि होवा हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था? जवाब होगा आपका धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन 1939 में चला था। तो ये तो हमने चर्चा कर दिया किसका? आंदोलन की। अब देखिए आंदोलन बहुत तेज हो गई, यहां पर फ्रांसीसियों की शक्ति कमजोर हो रही थी, तो फ्रांसीसियों की सहायता करने के लिए अमेरिका आना शुरू कर दिया। लेकिन प्रश्न उठता कि अमेरिका क्यों लड़ाई में कूदा, ये तो जानना चाहिए। ये भी याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, उसमें दो दल के लोग लड़ रहे थे, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दें तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत इससे नहीं है। देखिए हटा, देखिए मित्र राष्ट्र और है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का जो नेता था ब्रिटेन, ये ब्रिटेन, और इसका नेता कौन है? हुआ जर्मनी, ये जर्मनी है।
इसमें 3 सहयोगी देश थे, अमेरिका, फ्रांस और रूस। ये देखें 3 देश इसकी सहायता कर रहे थे ब्रिटेन की। इसकी सहायता भी 3 देश कर रहे थे। इसमें कौन है? जापान, तुर्की और इटली। ये देखें इटली, चलिए ठीक है, ये इटली। अब देखिए समझना क्या है बाबू, मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र में लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी। तो दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का नेता जो था ब्रिटेन, जीत हुई इसकी, हार हुई इसकी, ये जीतेगा चाहे हारेगा। और देखिए 1940 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना जो है फ्रांस को हरा दिया। इस गुट के लोग इस पर हारी पड़ गए। फ्रांस वाला एक तरह से हार गया जर्मनी की सेना से। तब वहां शर्त लगाई गई कि आपका जो अधिकार है हिंद चीन में, और मेरा जो मित्र है जापानी बगल में है, तो जापान का अधिकार इस पर होना चाहिए। इसी शर्त पर हम आपको छोड़ेंगे, नहीं तो अभी और मारेंगे। फ्रांस हारा था जर्मनी से, और जर्मनी का मित्र था जापान। तो इसलिए शर्त लगा कि जापान का अधिकार यहां होने दीजिए। अब तो ये बड़ी मुझ वाली लड़ाई हो गई, मुझ की बात हो गई। देखिए हार रहा है कौन? मित्र राष्ट्र वाला, और जीत रहा कौन? धुरी राष्ट्र वाला। तो मित्र राष्ट्र की तरफ से देखिए अमेरिका भी है, तो अपने मित्र की सहायता करने के लिए अपनी सेना यहां भेज दिया। फ्रांस से कहा हम आपकी सहायता करने जा रहे हैं, क्योंकि फ्रांस यहां कमजोर पड़ रहा था। चालाकी क्या किया, डायरेक्ट अमेरिका कैसे घुस जाए यहां पर। तो जापान, देखिए अमेरिका वाला चालाकी किया। इसी वियतनाम के दक्षिण का एक नेता था बाओ दाई, इधर का नेता बाओ दाई, ये व्यक्ति है, और ये भी यूरोप में पढ़ने के लिए गया था। इसी बाओ दाई से मुलाकात हुआ अमेरिका के लोगों की। अमेरिका के लोगों ने इसको लोभ दिया धन का, अरे जितना पैसा चाहो भैया ले लो, लेकिन हमको थोड़ी सी राहत दे दो। धन के लोभ में बाओ दाई आ गया, और अमेरिका ने क्या कहा कि हमें एक सैनिक छावनी बनाने दीजिए, हमारी सेना को रखने दीजिए, जितना धन लेना है ले लीजिए ना, कौन मना करता है। धन का लोभ तो हर व्यक्ति को होता है। धन के लोभ में ये आदमी आ गया, अमेरिका के सेना को यहां रहने दे दिया, हिंद चीन में प्रवेश कर गया। कौन? अमेरिका। किस बहाने से? फ्रांस की सहायता करने के बहाने से। और यहां आकर के सबसे पहले चालाकी क्या किया, इसके बगल में एक देश है जो कंबोडिया। कंबोडिया का नेता था नरोत्तम सिंहानुक, याद रखिएगा। कंबोडिया, देखिए नरोत्तम सिंहानुक, ये कहां का नेता है? कंबोडिया का। इसको फुसला लिया, अपने कलच में ले लिया, और बोले जितना रुपया लेना ले लो, हम कर्जा के रूप में दे रहे हैं। नरोत्तम सिंहानुक बोला कर्जा भैया हम लौटा नहीं पाएंगे। तो अमेरिका ने कहा जब इच्छा होगी तब देना, कहां हम तुमसे मांग रहे हैं, मांगे तब ना। अब ऐसा आदमी दानी मिल जाए तो फिर कोई भी ले लेगा। नरोत्तम सिंहानुक कर्जा ले लिया, और कर्जा लिया तो जो कर्जा खाता उसका सिर झुका हुआ रहता है। अब धीरे धीरे अपना पैर फैलाया अमेरिका वाला, अपनी सेना यहां रखना शुरू कर दिया। इसके बाद इधर बढ़ना चाह रहा था। अब देखिए ये बात पता चल गया उत्तरी वियतनाम का जो नेता था हो ची मिन्ह को, उसने इसके मना किया नरोत्तम सिंहानुक को कि अमेरिका की सेना को बाहर कीजिए। अब उसको क्यों अपने प्रवेश कर दिया अपने देश में? नरोत्तम सिंहानुक बोला भैया बाहर जाइए, क्योंकि इसकी सहायता कर रहा था उत्तरी वियतनाम वाला, इसका भी मन बढ़ गया। 7वें आसमान पर हेल्प करने वाला एक आदमी है, ये क्या होगा देख लेंगे। नतीजा की कहा कि अपनी सेना को वापस लीजिए।
अमेरिका वाला बोला कर्जा लियो, कर्जा लौटा दो मेरा। नरोत्तम सिंहानुक ने जवाब दिया, क्या देम देम नए देम, मतलब समझ गए, इच्छा होगी तो देंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देंगे। शायद आप जानते हो ये कहानी है, ये कहानी है, जैसे बता दूं, एक मेढक कर्जा लिया था सांप से और कहा था कुछ दिन बाद लौटा देंगे, लेकिन जब सांप मांग रहा था तो बोला भैया दे देंगे दे देंगे। कुछ दिन के बाद ये मेढक अपने बिल में घुस गया, छोटा सा छेद है बिल का, उसमें सांप नहीं घुस पा रहा है, और अंदर जाके मेढक ने क्या कहा, देम देम नए देम, मानी इच्छा होगी तो देंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देंगे। सांप बेचारा निराश होकर लौट गया, लेकिन इंतजार कर रहा था तुम निकलो एक बार बाहर, समझा देंगे तुमको। मेढक कुछ दिन तक नहीं निकला, सांप अंदाज कर दिया इसको। 2, 4, 10, 20 दिन के बाद मेढक को लगा हमारे डर से सांप तो भाग गया, अब ये बिल से निकलना शुरू किया। सांप इंतजार कर रहा था, घूरते घूरते मेढक जब आगे बढ़ गया, पीछे सांप इधर गया और झाड़ी में छुप करके उसे दबोच लिया। पीछे वाले पांव को जब पकड़ लिया, तब सांप ने कहा, देम देम नए देम, बोलो ना। मेढक का भैया देम देम सब देम, सुध मूर जोड़ देम, सुध मूर के साथ आपको देंगे, लेकिन सांप छोड़ने वाला नहीं था। सांप ने मेढक को निगल गया। बस यही हाल यहां हो गई कंबोडिया की। कंबोडिया कहा देम देम नए देम, गुस्से में आकर अमेरिका आक्रमण कर दिया, किस पर, कंबोडिया पर, बस आग लग गई। अब कंबोडिया की सहायता करने के लिए वियतनाम का जो नेता है हो ची मिन, ये आना शुरू कर दिया, लेकिन यह मिला लिया किसको, लाओस से, और लाओस के रास्ते से अपनी सेना भेज दिया इधर, कहां, कंबोडिया में, और लड़ाई जम के छिड़ गई। फ्रांस मतलब नहीं, अब अमेरिका और वियतनाम के बीच में सीधी टक्कर हो गई। फ्रांस वाले धीरे धीरे वापस लौट गए और लड़ाई हो गई क्या, वियतनाम में और अमेरिका की सेनाओं में। तो अमेरिका वाला कैसे कैसे जाल बुना, कैसे लड़ाई विकराल रूप धारण करा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।